हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज मैं जो है वो आर के बालाजी यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर काइंडली न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है। आज जो है हमारा वो यानी कि है मियासिस है। अब कल हमने पढ़ा था मियासिस का पार्ट 1, आज जो है मियासिस का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये हमने यानी कि प्रोफेस था, जो प्रोफेस की सारी स्टेजेस थी उनको भी क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था भाई लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डाइप्रोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। अच्छा, प्रोफेस 1 की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें ये सारे सब स्टेजेस आ जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, आपको वो सीक्वेंस भी याद हो। इसको याद करने के लिए आप ये इसको याद कर दें, ला ज़ारा पेन दे दे, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डाइप्रोटीन और डाइकाइनेसिस, एक सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। दूसरा सा आपको पता होना चाहिए तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, या पेकाइटिन में क्या हो रहा है, या डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चास्मेटा फॉर्मेशन है, साइनेप्सिस है, या टर्मिनलाइजेशन है, या थिनिंग ऑफ जो मतलब जेनेटिक मटेरियल है, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रोफेस 1 पूरा हो गया। उसके बाद हम चले जाएंगे मेटाफेस 1 की तरफ। मेटाफेस 1 को अगर आप देखें तो मेटाफेस 1 तो ज़ाहिर है हम पीछे पढ़ कर आए हैं, वो इसी नाम से मशहूर है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में आ जाते हैं। तो अभी ये जो क्रोमोसोम, सबसे पहले तो ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कंटेंट है, वो क्या है, डबल है। उसमें ये क्या आ जाते हैं, इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल रीजन पे आ जाते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मेटाफेस 1 की। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, यानी कि पेयर होते हैं, एक दूसरे को अलाइन करते हैं, ठीक है, जो भी एक जैसे होंगे। ये किसकी कंडीशन है, मेटाफेस 1 की। अच्छा, और वो मियासिस को हम पढ़ कर आए, मियासिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, मियासिस 2 को जो है वो मेटाटिक डिवीजन कहा जाता है, जनरली जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं। तो ये मेटाफेस में वो खुद को क्या करते हैं, इक्वेटोरियल रीजन पे अलाइन करते हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं तो हमारे पास है एनाफेस 1। एनाफेस 1 में अगर आप देखें तो उसी में यही सिंपली वही सेल होगा, पर यहाँ पे होगा क्या, एनाफेस 1 में वो जो मतलब स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो क्रोमोसोम अटैच हैं, आपको ऐसे दिखाई देगा कि वो अभी अपने जो हैं वो पोल की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है। ये किस में होगा, एनाफेस 1 में। तो ये इनका जो डायरेक्शन होगा अभी इस तरफ होगा, इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा, फिर इसका क्या होगा, इस साइड। तो ये एनाफेस में मतलब वो अपने पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे होंगी, एक तो क्रोमोसोम, ये हम एनाफेस की बात कर रहे हैं, एक तो क्रोमोसोम्स जो पेयर्स हैं, पेयर्स वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट। उसके बाद अगर देखें जो मतलब है नंबर ऑफ़ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, असल में यानी कि, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मतलब सारे क्रोमोसोम्स हैं ये अभी अपने सेंट्रोमियर के साथ अभी यानी कि अटैच हैं, डबल है उनकी स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे अभी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। जिस फॉर्म में ये टेट्रार्ड्स कंडीशन में आए थे इक्वेटर पे, उसी टेट्रार्ड कंडीशन में ये वापस चले जा रहे हैं अपनी मेवर की तरफ, ठीक है। तो नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि क्रोमोसोम्स पेयर्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तीसरी जो बात है कि नो इंटरजोनल फाइबर्स फॉर्मेशन, एक तो क्या होगा, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की जो है स्प्लिटिंग नहीं होगी। और तीसरी जो बात होगी यहाँ पे होगी वो है नो इंटरजोनल फाइबर्स। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो है इसकी कंडीशन है, एनाफेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मेटाफेस की नहीं। मेटाफेस में जो है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। और ये मैं आपको बता रहा के आया हूँ कि अगर आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो वो मेटाफेस में देखें।
और एनाफेज जो है वो बहुत क्रिटिकल स्टेज है, ये इसी तरह नाम से मशहूर है, क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, अगर यहाँ से कोई सवाल आ जाए तो आपको आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में हम देखेंगे तो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें होंगी जो पीछे होकर आई हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जो रिंग सी थी वो भी बन चुकी है उसमें, यानी कि एक दूसरे को क्या कर दिया है, वो सेपरेट भी कर दिया है। ठीक है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद इनके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो क्रोमेटिन नेटवर्क में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मतलब आरएनए के जो फॉर एग्जांपल जो सारे न्यूट्रिएंट ऑर्गेनेल्स थे वो भी सारे के सारे क्या होना चाहिए, बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, टेलोफेज 1 में ही क्या हो जाएगा, मतलब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है वो भी हो जाएगी। तो एक सेल डिवाइड हो गया किसमें, 2 डॉटर सेल्स में। अभी यहाँ पे एक था, फिर ये एक था, इसमें क्या हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही टेलोफेज 1 होगी उसकी साइटोकाइनेसिस हो चुकी है, मतलब वो डिवाइड हो चुके हैं। ज़ाहिर एनिमल और प्लांट्स में तो आपको पता है, ज़ाहिर एनिमल्स होंगे तो कंस्ट्रक्शन रिंग और प्लांट्स होंगे तो वो सेल प्लेट इनके अंदर बनेगी। जैसे ही हम इसको इधर पूरा करेंगे तो हम आगे चले जाएंगे किसकी तरफ, मियासिस 2 की तरफ। किसकी तरफ, मियासिस 2 की तरफ। अब होगा क्या उसमें थोड़ा सा हम देख लें। मियासिस 2 अभी क्या होगी, मियासिस 2 होगी। उसमें जो भी ये सारे सेल आए थे ये वाले, तो फिर एक अलग अलग से इसके अंदर क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो हम बनाएंगे एक समझने के लिए, बाकी आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं 2 सेल की मियासिस 1 में। अब मियासिस 1 में क्या होगा, जब प्रोफेज 2 हो रही है, प्रोफेज 2 हो रहा है, प्रोफेज 2 हो रहा है, तो ज़ाहिर है सबसे पहले इसमें क्या होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इधर बन गया था वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे नेटवर्क की सूरत में। सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसअपियर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम मियासिस 1 या मियासिस 2 की बात कर रहे हैं ना, ये फॉर एग्जांपल हो गया मियासिस 1 और ये हो गया मियासिस 2, तो इनके बीच में एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस को अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, ये एक गैप होता है। मियासिस 1 के टेलोफेज के बाद जो प्रोफेज 2 शुरू हो रहा है, तो उनके बीच में ये एक मतलब फेज होता है जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। उसमें क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, आरएनए की सिंथेसिस भी होना शुरू हो जाती है। और क्या होता है, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, जो प्रोटीन रिक्वायर होती है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन के साथ साथ जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स आर डुप्लीकेटेड। उसके बाद जो है वो क्या है, यानी कि नो डीएनए डुप्लीकेट, इधर अभी डीएनए वगैरह डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, अब उनकी जो है आस्ता आस्ता सेपरेशन होनी है। डीएनए की डुप्लीकेशन वगैरह भी इधर नहीं होगी, सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन हो जाएगी इधर। प्रोटीन सेंस, आरएनए सेंस, स्पेंडल फाइबर्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, स्पेंडल फाइबर्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जो हम पीछे पढ़ कर आए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर शुरू होना चाहिए। तो ये चीज़ें किसके अंदर होती हैं, इंटरकाइनेसिस के अंदर होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रोफेज 2 की जब हम बात कर रहे थे तो जो भी
जेनेटिक मटेरियल था वो उसका जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और ये सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारे ऑर्गेनेल जो भी चीज़ें हम पढ़ कर आए वो सारी की सारी फिर डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी प्रोफेस 2 में। उसके बाद हम चले जाएंगे मेटाफेस 2 के अंदर। मेटाफेस 2 के अंदर आप देखें तो ये क्या है, ज़ाहिर है वो सारे के सारे क्रोमोसोम फिर एक दूसरे को किस में यानी कि कर देंगे, सेंटर पे अलाइन कर देंगे। ठीक है, हम 2 साइकिल को पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 डाटा सेल्स बन रहे, समझेंगे एक को और बाकी हम उसको क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, फिर वो जो भी क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर सेंटर पे अलाइन करेंगे ऐसे। ऐसे यानी कि किस में, मेटाफेस 2 में सेंटर पे अलाइन करेंगे। जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे मेटाफेस में, मतलब इक्वेटर रीजन पे आ जाएंगे, इक्वेटर रीजन पे। ये मेटाफेस 2 में है। जैसे मेटाफेस 2 पूरा हो जाएगा तो ज़ाहिर है ये चले जाएंगे किस में, एनाफेस 2 में। अब मेटाफेस में सिर्फ यही होगा कि वो जो मतलब है एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्वेटोरियल रीजन में रखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास है वो है एनाफेस 2। अच्छा, एनाफेस 2 में क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊं कि एनाफेस 2 और उसके एनाफेस 1 में यही फ़र्क होगा। तो इसमें क्या होगा, वो जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है अब होगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स इधर होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ यानी कि ये वो भी हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, और इंटरजोनल फाइबर्स जो हैं वो भी बनेंगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर और फॉर्मेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स वो भी होगी। ठीक है, इंटरजोनल फाइबर्स की फॉर्मेशन भी होगी और ये अपने पोल की तरफ सिर्फ फिर जो है वो बढ़ना जो है वो शुरू हो जाएंगे। इंटरजोनल फाइबर्स का काम ये होता है, इसको इधर पुश करेगा और इसको इधर पुश करेगा, इंटरजोनल फाइबर्स को। ठीक है, एनाफेस 2। जब ये एनाफेस 2 पूरा हो जाएगा तो ज़ाहिर है ये चले जाएंगे टेलोफेस 2 में। टेलोफेस 2 में चले जाएंगे। जब टेलोफेस 2 में चले जाएंगे तो ज़ाहिर है एक सेल है, क्योंकि हम 2 को पढ़ रहे हैं, एक इधर होगा दूसरा इधर होगा, तो एक सेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके अंदर भी ये कंस्ट्रक्शन रिंग्स बनेंगी। तो जो भी वो मटेरियल इसको मिला है फिर उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर शुरू होना हो जाएगी और ये क्रोमेटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी को अपना सेंट्रोसोम होगा, इसको अपना सेंट्रोसोम होगा। फिर जो नीचे सेल बनेंगे उनके पास भी यही वाला होगा। ठीक है, ये हम टेलोफेस 2 की बात करेंगे। जैसे ही ये आगे चले जाएंगे तो ज़ाहिर चले जाएंगे कहाँ पे, साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस में ये इक्वली एक सेल जो था ये बना लेगा, 2 सेल ये बनाएगा और नीचे वाला भी फिर क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा समझ लें तो इसके बाद अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, अब इसके पास क्रोमेटन होगा, ये पेयर ऑफ सेंट्रल्स भी इनके पास भी होंगी, जो भी चीज़ें इनको जो है वो चाहिए थी। अब होगा क्या यहाँ पे, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स और उसके बाद जो है वो स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर्स। उसके बाद जो है क्रोमोसोम्स कंडेंस टू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में तब्दील हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी और एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 डाटा सेल्स में, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो होगा क्या, पहले ये एक सेल था, ठीक है, जिसके बाद 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, फिर एक से वो
2 बने। अभी उसके बाद 46 हैं, ये यहाँ पे मियासिस 1 हुई। फिर ये आगे चले जाएंगे मियासिस 2 में, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा। तो ये क्या हो गई, मियासिस 2 हो गई। अब इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, इसके पास भी 23 और इसके पास भी 23। तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। तो इसलिए हम मियासिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, और ये मोस्टली गेमेटिक सेल के अंदर होती है। अब ये क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मेंटेन करने के लिए। अगर जैसे 46 चला आ रहा है सेल के अंदर, तो ये फिर जब 23 में तब्दील हो जाएंगे, एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा, तो फिर उसका 46 जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर डबल हो जाएगा तो आपको पता है वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। सुबह जो हम उसके सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।